2013 में आसाराम की एक अनुयायी रही सुधा पटेल ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने आश्रम की काली करतूतों के बारे में बताया। सुधा पटेल मोटेरा आश्रम, जो कि आसाराम का था, वहां पर 1986 से थी। सुधा पटेल बताती हैं कि आश्रम में 2 महिलाएं होती थी और उनका कोड नेम रखा जाता था। जो आश्रम में महिलाएं थीं, उनमें एक का नाम हैडल और दूसरी का नाम बंगला था। उनका काम आश्रम में यही होता था कि जो भी यंग लड़कियां आश्रम में आएँ, उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जब भी आसाराम को कोई लड़की पसंद आती थी, वो उस पर फल या कैंडी फेंकता था, जिसका मतलब ये होता था कि उस पर्टिकुलर लड़की को आसाराम के लिए तैयार किया जाए, राज़ी किया जाए। सुधा पटेल बताती हैं कि ऐसा बहुत कम होता था कि कोई राज़ी ना हो, बल्कि लड़कियां उसे अपना आशीर्वाद समझती थी, क्योंकि आसाराम उस समय सबके भगवान हुआ करते थे। भगवान तक डायरेक्ट तुम नहीं पहुंच सकते, मतलब कि मैं ही हूँ भगवान और उस भगवान का रूप लेके मैं आया हूँ, मैं कृष्ण हूँ और तुम लोग गोपिया हो। कुछ समय पहले आसाराम को कोर्ट से बेल मिली और जब वो अपने आश्रम को लौट रहे थे तो उनके भक्त रास्ते भर उनकी आरती के लिए खड़े थे, उस पर फूल बरसा रहे थे, भजन गा रहे थे। यहाँ तक कि जिस रास्ते से उसकी गाड़ी गुजरी, उस रास्ते पर प्रणाम करने के लिए लेट गए, धूल को अपने माथे पर भी लगाया। कभी कभी तो इस बात का डर लगता है कि आने वाले टाइम पर कहीं इन रेपिस्टों के मंदिर बनाकर इनकी पूजा न करने लगे लोग। मतलब हद हो गई है इस चीज की। ये कहानी शुरू होती है 17 अप्रैल 1941 से, जब आसाराम का जन्म होता है। दरअसल असली नाम इसका कुछ और ही था। पहले इसका नाम आसुमल थाउमल हरपलानी था और आज के पाकिस्तान के बेरानी गांव में इसका जन्म हुआ था। इसका घराना काफी समृद्ध हुआ करता था और रिलीजियस भी था, और उसी से आसाराम को इंस्पिरेशन मिली। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो उन्हें पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा, और भारत आकर अहमदाबाद में उसकी फैमिली बस जाती है। शुरुआत में गरीबी से निकलने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कभी चाय की दुकान पर काम किया, कभी साइकिल की दुकान पर, यहाँ तक कि तांगा चलाने का भी काम किया। आसाराम ने अपनी एक किताब में इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने स्कूलिंग में सिर्फ 3वीं तक की पढ़ाई करी है। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं करी क्योंकि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। आसाराम के अपने ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक वे साधना के लिए लीलाजी महाराज के पास जाते हैं और 7 अक्टूबर 1964 को उनकी साधना पूरी होती है, जिसके बाद वो आसुमल से आसाराम बन जाते हैं। 1972 में वो अहमदाबाद से 10 किलोमीटर दूर मोटेरा में अपना पहला आश्रम खोलते हैं। शुरुआत में गुजरात के रूरल एरियाज से गरीब, पिछड़े, आदिवासी लोग इसका प्रवचन सुनने आया करते थे। जो बीमार रहता था उसे अपना देसी दवाई पिलाते और हर प्रवचन के बाद मुफ्त भोजन भी खिलाते। ये लगभग 80s की बात है, जब हमारा देश बहुत गरीब हुआ करता था। देखते देखते आसाराम का प्रभाव गांवों से निकलकर शहरों में पहुंच गया, और जहां पहले संख्या उनके भक्तों की हजारों में थी, अब लाखों में हो गई, और लोग उनको अब भगवान मानने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से इनकी कमाई में इनकी पत्रिकाओं का बड़ा रोल था, जो कि स्पिरिचुअलिटी पर हुआ करता था। इसके अलावा भी आयुर्वेदिक दवाई, गोमूत्र, साबुन, शैम्पू, अगरबत्तियों के भी इनके अपने ब्रांड हुआ करते थे। जब भी गुरु पूर्णिमा आता था, देश भर के बड़े बड़े लोग चढ़ावा देते थे। यही नहीं, बड़े बड़े मंत्री से लेकर विधायकों के साथ भी इसका उठना बैठना था। आसाराम को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब उनके ही आश्रम पढ़ने वाले 2 बच्चों की लाश साबरमती नदी के किनारे मिलती है, पर किसी तरह का पुख्ता सबूत नहीं मिलने की वजह से उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं बना। और असली विवाद तो तब शुरू हुआ जब उनके ही आश्रम में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की ने दिल्ली में जाकर उनके खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया। तो 5 दिन के बाद बताई तो FRI में जो बातें लिखवाई उसमें कितनी सच्चाई है ये आगे पता चलेगा। 20 अगस्त 2013 को उस लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया जाता है और 2 सितंबर को आसाराम का भी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें ये कंफर्म हो जाता है कि वे सेक्सुअली एक्टिव थे। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि जिस परिवार ने आसाराम पर आरोप लगाया, वो आसाराम के कट्टर भक्त हुआ करते थे। रेप चार्जेस लगाने वाली लड़की के पिता ने अपने खर्च पर शाहजहांपुर में आश्रम बनवाया था और अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए अपने ही 2 बच्चों को आसाराम के छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन इनको खुद मालूम नहीं था कि ये गलती उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। आसाराम पर दायर चार्जशीट के हिसाब से 15 अगस्त की शाम को उस नाबालिग लड़की को आसाराम की कुटिया में भेजा जाता है, ये कहकर कि उस लड़की पर भूत प्रेत का साया है और इसे तो आसाराम ही ठीक कर सकता है, और इसी का बहाना देकर उसे कुटिया में भेजा जाता है और वहीं पर आसाराम उसके साथ गलत काम करता है।
इस केस के इंचार्ज रहे आईपीएस अजय लांबा ने अपनी किताब गनिंग फॉर द गॉड मैन द ट्रू स्टोरी बिहाइंड द आसाराम बापूज कन्विक्शन में कई घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें बताया कि आसाराम को जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने के बाद से ही जोधपुर पुलिस को लगातार धमकी वाले लेटर्स मिले, जान से मारने की धमकियां मिली व केस में सबूतों को मिटाने के लिए कहा गया और पैसों का लालच भर भर कर देने की बात कही गई। आईपीएस अजय लांबा से मिलने एक आसाराम का समर्थक आता है और कहता है कि आप जितनी कल्पना कर सकते हो इससे भी ज्यादा पैसा बापू आपको देंगे, लेकिन आप इस केस में उनको गिरफ्तार मत करो। अजय लांबा बताते हैं कि उनके समर्थक उनके माता पिता को भी धमकाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, धमकियों से परेशान होकर अजय लांबा अपनी बेटी को भी स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चंचल मिश्रा ने मीडिया में इस बात का खुलासा भी किया कि जब आसाराम को गिरफ्तार कर आश्रम से इंदौर एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था तो आसाराम कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए था, वो बहुत छोटी थी। पर एक बात है कि वो कभी अपनी बात पर टिके नहीं रहते, क्योंकि कभी कहते हैं मैं उससे नहीं मिला था, कभी कहते हैं कि मैं उसे मिला था क्योंकि मैं सबसे मिलता हूँ। बिल्कुल ये भी कहा कि मैं बच्ची से नहीं मिला था, और अब आप जाहिर सी बात ये कह रहे हैं कि मैं बच्ची से मिला था। आप उसके साथ उस कमरे में थे? नहीं, गलत बात है। बच्ची से नहीं मिला था, मैं तो सभी से मिलता हूँ। सालों तक केस चलता है और 25 अप्रैल 2018 को फाइनली कोर्ट आसाराम को दोषी करार देती है और आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। और इस दौरान 10 से ज्यादा गवाहों पर आसाराम जानलेवा हमला करवाता है, जहां 3 लोगों की जान तो ऐसी चली जाती है और एक की जान तो कोर्ट परिसर में ही उस पर चाकू घोंपकर हमला करवाया जाता है, जिससे उसकी जान मौके पर ही चली जाती है। आसाराम के करीब 400 आश्रम हुआ करते थे, देश और विदेशों के मिलाकर, और जिन जमीनों पर आश्रम थे बहुत सारे भक्त लोगों ने अपनी इच्छा से जमीन दान करी थी। और जब आसाराम को जेल हुई तो जमीन मालिकों ने अपनी जमीन वापस लेने के लिए वापस से केस कर दिया। जून 2016 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आय से अधिक संपत्ति का केस भी आसाराम पर दर्ज किया था, जिसमें करीब 2300 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब ही नहीं था। आसाराम को गुजरात और राजस्थान हाई कोर्ट ने 6 महीने की अंतरिम बेल दी है, जिसका विरोध रेप विक्टिम जो थी उसने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर अर्जी डाली है कि उसका आसाराम का बाहर रहना ना उसके लिए सेफ है, ना ही इस केस के लिए सेफ है, क्योंकि वो जब तक बाहर रहेगा वो यहाँ वहाँ घूमेगा और उसकी जान पर भी वो जोखिम बन सकता है। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालकर आई है ताकि उसको जो अंतरिम बेल मिली है आसाराम को वो रद्द की जाए। आपको क्या लगता है, इतना बड़ा अपराध करने के बाद क्या आसाराम को 6 महीने की बेल मिलनी चाहिए? क्या वो ये डिजर्व करता है, या फिर उसका बाहर रहना जो रेप विक्टिम है उसके लिए खतरा बन सकता है? आपको जो भी लगता है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर